यह एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी है जो रूह को झकझोर कर रख देगी। एक गुंडे ने सड़क किनारे बारिश में भीग रही एक औरत और उसके बच्चे को बचाया। जब उन्हें सिर छिपाने की कोई जगह नहीं मिली तो वह गुंडा उन्हें अपने घर ले आया। चलिए, डीएम एसर आर्ट और की है और उन्हें एक बार आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दें ताकि मैं आपके लिए और भी दिलचस्प कहानियां लाने के लिए उत्साहित रहूं। और नीचे कमेंट में यह बताना न भूलें कि आप किस शहर से हैं। उस रात शहर का आसमान मानो फट पड़ा था और ठंडी हवा हड्डियों तक को कंपा रही थी। रोहन, जिसकी बाईं बांह पर त्रिशूल का टैटू गुदा हुआ था और माथे पर एक पुराना घाव था, अभी अभी एक देसी शराब के ठेके से बाहर निकला था। उसके कदम नशे में नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की नीरसता से भारी थे, जो वसूली करने वाले एक मामूली गुंडे के तौर पर हिंसा से भरी हुई थी। जब वह एक टपकती हुई दुकान की छत के नीचे अपनी आखिरी सिगरेट जला रहा था तो उसकी नजर एक टूटे फूटे बस स्टॉप के पास एक अजीब परछाई पर पड़ी। वहां आरती नाम की एक जवान औरत घुटनों के बल बैठी थी और अपनी छाती से एक पुरानी साड़ी में लिपटे बच्चे को कसकर चिपकाए हुए थी। आरती जोर जोर से नहीं रो रही थी, वह बस धीरे धीरे सिसक रही थी और उसका शरीर ठंड से कांप रहा था क्योंकि उसके सारे कपड़े बुरी तरह भीग चुके थे। रोहन ने पहले तो उसे नजरअंदाज करना चाहा, लेकिन उस कपड़े के पीछे से आती एक बच्चे की कमजोर रुलाई ने उसके कदम रोक दिए। सड़क की कठोर जिंदगी जीने वाले इंसान के तौर पर उसकी सहज प्रवृत्ति अचानक उस दया की भावना से जाग उठी जो लंबे समय से मर चुकी थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा ताकि वे डर न जाएं। जब उनके बीच बस 2 मीटर की दूरी रह गई तो उसने आरती का पीला पड़ा चेहरा देखा जो उसे डर से घूर रही थी, मानो रोहन कोई शिकारी हो जो उसे चोट पहुंचाएगा। उसकी गोद में बच्चा कड़ाके की ठंड से नीला पड़ रहा था। बिना कुछ कहे रोहन ने अपनी मोटी चमड़े की जैकेट उतारी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसकी कमीज भीग जाएगी, वह बस उस बच्चे के शरीर को ढंकना चाहता था। आरती चौंक गई और दूर हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी दबी हुई आवाज से सिर्फ बचाव शब्द निकला जो बमुश्किल सुनाई दे रहा था। रोहन ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, यह जताने की कोशिश करते हुए कि वह उस रात कोई खतरा नहीं है। मेरे साथ चलो वरना तुम्हारा बच्चा सुबह नहीं देख पाएगा, रोहन ने अपनी भारी लेकिन शांत आवाज में कहा। यह वाक्य कोई धमकी नहीं बल्कि एक सच्ची चेतावनी थी। झिझकते हुए और अपनी बची खुची ताकत के साथ आरती ने आखिरकार रोहन का खुरदुरा हाथ थाम लिया। वे उस अंधेरी तंग गली में रोहन के छोटे से घर की ओर भारी बारिश के बीच चल दिए, एक ऐसे नए अध्याय की शुरुआत करते हुए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रोहन के भारी कदमों ने पानी के गड्ढों को चीर दिया जब वह आरती को फिसलन भरी और अंधेरी तंग गलियों के लैबिरिंथ से निकाल कर ले जा रहा था। आरती लड़खड़ाते हुए चल रही थी, उसका शरीर अभी भी बुरी तरह कांप रहा था, जबकि उसके बच्चे का रोना अब दिल को चीर देने वाली धीमी सिसकियों में बदल गया था। एक छोटे से बस्ती के घर के पास पहुंचकर, जिसकी दीवारों का पेंट उखड़ रहा था और दरवाजा लकड़ी का और जर्जर था, रोहन ने जल्दी से ताला खोला और उन्हें अंदर आने दिया। एक कमरे की अजीब सीलन भरी गंध ने तुरंत उनकी नाक पर धावा बोल दिया, जो कम साफ सफाई की निशानी थी, लेकिन आरती के लिए यह उस बेरहम सड़क की तुलना में स्वर्ग था। रोहन ने बिना कुछ कहे कमरे के कोने में रखे छोटे गैस स्टोव को जलाया और उस पर पानी से भरा एक पतीला रख दिया। फिर उसने एक पुरानी अलमारी से एक खुरदुरा तौलिया निकाला और उसे आरती को थमा दिया, जो अभी भी सीमेंट के फर्श पर मूर्ति की तरह खड़ी थी। जल्दी से खुद को और बच्चे को सुखा लो, कहीं उसे ठंड से निमोनिया न हो जाए, रोहन ने कठोर स्वर में आदेश दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक सच्ची चिंता छिपी हुई थी। आरती ने बस धीरे से सिर हिलाया। उसके आंसू अब बारिश के पानी के साथ मिल गए थे जो उसके उलझे हुए बालों से टपक रहा था। अपने नन्हे बच्चे आरव को सुखाते हुए आरती ने रोहन के बिखरे हुए घर को देखा। वहां बहुत सारी खाली बोतलें और सिगरेट के टुकड़े पड़े थे, लेकिन एक पुरानी लकड़ी की मेज के कोने में एक बूढ़ी औरत की पुरानी तस्वीर रखी थी जो बहुत सीधी सादी दिख रही थी। रोहन एक गिलास गर्म चाय लेकर वापस आया, जिसमें से अभी भी भाप निकल रही थी। इसे पी लो, यह तुम्हारे खाली पेट को गर्म करने में मदद करेगा, रोहन ने गिलास को आरती के पीले पड़े पैरों के पास रखते हुए कहा।
आरती ने रोहन को सवालों भरी नजरों से देखा। सड़क पर इतना खूंखार और डरावना दिखने वाला यह आदमी बिना किसी बदले के उसकी मदद क्यों कर रहा है? जब चाय की गर्माहट उसके पूरे शरीर में फैलने लगी तो आरती को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। हालांकि उसके दिल में अभी भी सतर्कता बनी हुई थी। वह नहीं जानती थी कि रोहन असल में कौन है, लेकिन उस रात वह टैटू वाला गुंडा ही इस अजनबी दुनिया में उसका एकमात्र रक्षक था। रोहन खुद एक कोने में बैठकर दरवाजे पर नजर रखे हुए था, मानो वह रात के अंधेरे से आने वाले किसी खतरे से उनकी रक्षा कर रहा हो। उस छोटे से कमरे में खामोशी केवल टिन की छत पर गिरती बारिश की बूंदों की आवाज से टूट रही थी, जो अब धीमी होती जा रही थी। रोहन अभी भी कोने में बैठा था। उसकी तेज आंखें फर्श की दरारों को घूर रही थीं, जबकि आरती उस आदमी की दी हुई गर्म चाय पीने के बाद थोड़ा शांत महसूस करने लगी थी। बच्चा आरव अब रोहन की बड़ी चमड़े की जैकेट में लिपटे हुए गहरी नींद में सो रहा था, जिससे एक मर्दाना महक आ रही थी, लेकिन एक अजीब सुरक्षा का एहसास भी दे रही थी। आरती ने हिम्मत जुटाकर अपनी दबी हुई और लगभग गायब हो चुकी आवाज में चुप्पी तोड़ी, जो उन दोनों को घेरे हुए थी। शुक्रिया भाई साहब, अगर आप न होते तो मुझे नहीं पता कि आज रात आरव का क्या होता, आरती ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। रोहन ने बस धीरे से खांसकर जवाब दिया, जैसे वह अपने नरम पक्ष को दिखाना नहीं चाहता था, जो अब सतह पर आ रहा था। तुम जैसी औरत इस तूफानी रात में सड़क पर अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारा पति कहाँ है? रोहन ने सपाट लेकिन पैनी जांच पड़ताल वाली आवाज में पूछा। इस सवाल ने आरती के कंधों को कंपा दिया। जो आंसू सूख चुके थे वे फिर से उसके पतले गालों पर बहने लगे। आरती ने लड़खड़ाती आवाज में बताया कि उसके पति की 1 महीने पहले काम पर एक दुर्घटना में मौत हो गई थी और उसे कोई मुआवजा भी नहीं मिला। उसके बेरहम मकान मालिक ने उसे आज शाम जबरदस्ती घर से निकाल दिया, क्योंकि वह लगातार 3 महीने से किराया नहीं दे पाई थी। इस बड़े शहर में बिना किसी परिवार के आरती बिना किसी मंजिल के पैदल चलती रही, जब तक कि वह उस तूफान में नहीं फंस गई जो उसके छोटे बच्चे की जान लगभग ले ही चुका था। रोहन ने हर शब्द को ध्यान से सुना। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच लीं कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद हो गए। इस दुनिया के अन्याय पर उसे गुस्सा आ रहा था। उसे अपनी मां की याद आ गई, जिसने उसे अकेले सड़कों पर पाला था और फिर बीमार पड़कर गरीबी में ही मर गई थी। आरती के थके हुए और गहरे दर्द से भरे चेहरे को देखकर वे कड़वी यादें जबरदस्ती उसके दिमाग में वापस आ गईं। रोहन खड़ा हुआ और चावल दाल का एक पैकेट उठाया, जो उसने शाम को खरीदा था, लेकिन अपनी उदासी के कारण खा नहीं पाया था। यह खा लो, मुझे पता है तुमने दोपहर से कुछ नहीं खाया है, कहीं तुम बीमार पड़कर अपने बच्चे के लिए मुसीबत न बन जाओ। रोहन ने यह कहते हुए पैकेट आरती के सामने रख दिया। उसकी हरकतें कठोर थीं, लेकिन उनमें गहरी परवाह छिपी थी। आरती ने उस पैकेट को नम आंखों से देखा। उसे लगा कि रोहन के खूंखार दिखने के पीछे एक ऐसा दिल है जिसमें अभी भी मानवता की शुद्ध चिंगारी बाकी है। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन आरती के लिए उसकी जिंदगी के अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखाई देने लगी थी, जो अब तक बेहद निराशाजनक और दिशाहीन लग रही थी। सुबह गीली मिट्टी की महक के साथ हुई, जो रोहन के तंग घर के रोशनदान से अंदर आ रही थी। आरती दीवार के सहारे सोकर उठी, जबकि आरव अभी भी गर्म चमड़े की जैकेट में लिपटा हुआ सो रहा था। रोहन कमरे में नहीं था, लेकिन एक टूटी फूटी लकड़ी की मेज पर कुछ सूखी रोटियां और पानी की एक बोतल रखी हुई थी। आरती को थोड़ी राहत महसूस हुई कि उसे सुबह सुबह घर से नहीं निकाला गया। हालांकि भविष्य की चिंता अभी भी उसे बुरी तरह सता रही थी। थोड़ी देर बाद सामने का दरवाजा खुला और रोहन अंदर आया। उसका चेहरा थोड़ा तरोताजा लग रहा था, हालांकि उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे अभी भी साफ दिख रहे थे। वह एक प्लास्टिक की थैली लाया था, जिसमें दूध का पाउडर और बच्चे के कुछ नए कपड़े थे। यह उसकी आखिरी बची हुई बचत का नतीजा था। अपने बच्चे के कपड़े बदलो, उसे लगातार उन गीले कपड़ों में मत रहने दो, वह बीमार पड़ जाएगा और परेशानी खड़ी करेगा, रोहन ने अपनी खास भारी आवाज में कहा। आरती हैरान रह गई। उसकी आंखें उस आदमी की अच्छाई देखकर भर आईं, जिसे समाज उसके टैटू और डरावने रूप के कारण गुंडा कहता था। उसने कांपते हाथों से आरव के कपड़े बदले। उसे लगा कि भगवान ने एक फरिश्ते को ऐसे रूप में भेजा है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। रोहन फिर एक पुरानी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गया
और आरती को देखने लगा, जो अपने बच्चे को बड़े प्यार से दूध पिला रही थी। मैंने इस गली के आखिर में एक मकान में मालिक से बात की है। एक छोटा सा खाली कमरा है जो तुम्हारे रहने के लिए ठीक है, कम से कम कुछ समय के लिए, रोहन ने आगे कहा। आरती एक पल के लिए चुप हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रोहन उसकी मदद करने के लिए इतना आगे बढ़ जाएगा और उसके लिए एक सुरक्षित और आरामदायक जगह ढूंढेगा। लेकिन भाई साहब, मेरे पास किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि मैं आपकी इस नेकी का बदला कैसे चुकाऊंगी, आरती ने धीरे से फुसफुसाया। रोहन ने खिड़की की तरफ मुंह फेर लिया। वह दूर से बाजार की हलचल को देखने लगा। उसकी आंखों में एक ऐसा भाव था जिसे समझना मुश्किल था। अभी पैसों की चिंता मत करो, जरूरी यह है कि तुम्हारे पास इस बेरहम शहर की बारिश और धूप से बचने के लिए एक छत हो, रोहन ने दृढ़ता से कहा। उसके लिए आरती और आरव को सुरक्षित देखना उसके हिंसक अतीत के पापों का प्रायश्चित था। आरती को लगा जैसे उसके सीने पर पिछले 1 महीने से पड़ा भारी बोझ उस गुंडे के खुरदुरे हाथों से धीरे धीरे हट रहा है। इस उदासीन दुनिया में रोहन की परवाह करने की हिम्मत ने आरती को आरव के भविष्य के लिए फिर से खड़े होने की नई ताकत दी। उस जर्जर के लिए करे के बाद, वाहन के बाद, उस तार के बाद, दीवार के पीछे मानवता का एक शुद्ध भाईचारे का बंधन बिना किसी मीठे और झूठे शब्दों के फलने फूलने लगा था। रोहन आरती को गली के आखिर में एक छोटे तंग किराए के कमरे तक ले गया, लेकिन कम से एकम उसकी छत सही सलामत थी। मकान मालकिन, एक गुस्सैल अधेड़ उम्र की औरत, ने पहले तो रोहन को उसके साथ देखकर शक की निगाह से देखा, लेकिन जब रोहन ने उसे कुछ 100 रुपये के नोट दिए और एक ऐसी तीखी नजर से देखा जिसे टाला नहीं जा सकता था, तो मकान मालकिन ने आखिरकार कमरे की चाबी दे दी। अब यह तुम्हारी जगह है। शानदार नहीं है, लेकिन उस ठंडे बस स्टॉप पर सोने से तो कहीं बेहतर है, रोहन ने संक्षेप में कहा। आरती 3x3 मीटर के उस कमरे में घुसी। उसके मन में आभार और संकोच की मिलीजुली भावनाएं थीं। उसने आरव को एक पतले लेकिन साफ फर्श के गद्दे पर लिटा दिया, जबकि रोहन दरवाजे पर ही खड़ा रहा। अंदर आने का कोई इरादा नहीं था। आरती ने रोहन की चौड़ी, टैटू से भरी पीठ को देखा और महसूस किया कि इस आदमी ने उसके अतीत के बारे में पूछे बिना उसकी जिंदगी की गारंटी ले ली है। रोहन भाई, मैं कल से काम ढूंढूंगी। मैं वादा करती हूं कि जो भी पैसा आपने हम पर खर्च किया है, मैं उसे चुका दूंगी, आरती ने ईमानदारी से वादा किया। रोहन थोड़ा मुड़ा। उसके होठों का कोना थोड़ा ऊपर उठा, जैसे मजाक उड़ा रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक छिपी हुई गर्मजोशी थी। एक बच्चे वाली औरत के लिए काम ढूंढना मुश्किल है। बेहतर है कि तुम पहले अपनी सेहत का ख्याल रखो, ताकि आरव को मां का दूध कम न पड़े या वह बीमार न हो जाए, उसने जवाब दिया। फिर रोहन आरती को उस कमरे में अकेला छोड़कर चला गया, वापस उन कठोर सड़कों पर जहां उसे उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वसूली करनी थी। रोहन के लिए आरती और आरव अब एक नई जिम्मेदारी थे, जिसने उसकी जिंदगी को एक मकसद दिया था, जो सिर्फ हर दिन सड़कों पर लड़ने से कहीं ज्यादा था। उसे लगा कि उसे फिर से एक परिवार मिल गया है, कुछ ऐसा जो उसने बाजार का एक डरावना गुंडा बनने का फैसला करने के बाद से खो दिया था। दूसरी ओर आरती ने अपने थोड़े से सामान को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया, प्रार्थना करते हुए कि भगवान उस कठोर आदमी को उसके जोखिम भरे हर कदम पर सुरक्षित रखे। वह जानती थी कि इस माहौल में जीना आसान नहीं होगा, लेकिन रोहन की मौजूदगी ने उसे एक ऐसी सुरक्षा का एहसास दिलाया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उस रात बहुत लंबे समय के बाद आरती बिना निकाले जाने या बारिश में भीगने के डर के शांति से सो सकी। इस बीच रोहन एक चाय की दुकान पर बैठकर अपने बचे हुए पैसे गिन रहा था, यह योजना बनाते हुए कि वह उनके भविष्य के लिए इस काली दुनिया से कैसे बाहर निकल सकता है। रोहन एक अलग चाल के साथ बाजार लौटा। अब वह छोटे व्यापारियों को परेशान करके हफ्ता वसूलने के लिए खोखली धमकियां नहीं देता था। उसकी आंखें अब धमकी भरी नहीं थीं, बल्कि वह एक ऐसा ईमानदार काम ढूंढ रहा था जो उसे बिना किसी को लूटे एक स्थिर आय दे सके। उसके गुंडे दोस्त जैसे बाबू और छोटू रोहन के अचानक शांत और अक्सर खोए खोए रहने वाले रवैये पर शक करने लगे। क्या हुआ तुझे रोहन, तूने आज उस फलवाले को बिना हमारा हिस्सा लिए क्यों जाने दिया? बाबू ने हैरानी और थोड़ी नाराजगी के साथ पूछा। रोहन ने बस धीरे से सिर हिलाया।
उसे आरव का मासूम चेहरा याद आया, जो उस किराए के कमरे में सो रहा था, जिसका किराया उसने हराम के पैसे से चुकाया था। उसे अपने दिल में कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। हर बार जब वह उन लोगों से पैसे छीनता था जो खुद एक निवाले के लिए संघर्ष कर रहे थे। बस थक गया हूं बाबू, शायद अब वक्त आ गया है कि हम इस शहर में जीने का कोई और तरीका ढूंढें, रोहन ने संक्षेप में जवाब दिया। दूसरी ओर आरती ने पड़ोसियों के कपड़े धोने जैसा हल्का फुल्का काम ढूंढना शुरू कर दिया, ताकि उसे पूरी तरह से रोहन पर निर्भर न रहना पड़े। वह जानती थी कि रोहन एक खतरनाक दुनिया में काम करता है और वह उस अच्छे आदमी के लिए एक और बोझ नहीं बनना चाहती थी। आरती अक्सर रोहन के लिए थोड़ा खाना बचाकर रखती थी, जो उसके सच्चे धन्यवाद का एक तरीका था, भले ही वह सिर्फ एक साधारण खाने का पैकेट हो। रोहन, जो आमतौर पर वसूली के पैसे से महंगे ढाबों में खाता था, अब आरती के कमरे के सामने बैठकर उस सादे भोजन का आनंद लेना पसंद करता था। उनका रिश्ता बिना किसी रोमांटिक बंधन के बढ़ा, बल्कि दो घायल आत्माओं के बीच आपसी सम्मान का रिश्ता था। लेकिन काली दुनिया अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती, खासकर जब बड़े बॉस ने हाल ही में कम हो रही वसूली के बारे में पूछना शुरू कर दिया। रोहन जानता था कि बदलने के उसके फैसले से एक बड़ा जोखिम आएगा, जो आरती और उसके मासूम बच्चे की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। उसे उस रात की बारिश से भी बड़े तूफान का सामना करने के लिए तैयार रहना था, ताकि वह उस उम्मीद की किरण की रक्षा कर सके जो उसे अभी अभी मिली थी। आरती ने रोहन के चेहरे पर बेचैनी देखी, लेकिन वह केवल प्रार्थना कर सकती थी कि भगवान हमेशा उस आदमी को सबसे अच्छा रास्ता दिखाए। रात गहरी होती जा रही थी और एक धुंधली स्ट्रीट लाइट के नीचे रोहन उस शैतानी चक्र से पूरी तरह बाहर निकलने की योजना बनाने लगा, जिसने उसे जकड़ रखा था। वह नहीं चाहता था कि आरव बड़ा होकर अपने पिता के हाथों को, भले ही वह उसका सगा पिता न हो, दूसरे निर्दोष लोगों के खून और आंसुओं से सना हुआ देखे। तनाव ने रोहन के दिनों को घेरना शुरू कर दिया, जब जग्गा भाई, उस इलाके के गुंडों के सरगना, ने वसूली के काम से रोहन की गैरहाजिरी को भांप लिया। जब से उस औरत को लाया है, तू नरम पड़ गया है रोहन, जग्गा भाई ने एक पुराने गोदाम में मिलते समय धमकी भरे लहजे में ताना मारा। रोहन चुप रहा, लेकिन उसने अपनी फटी हुई पैंट की जेब में मुट्ठियां भींच लीं। वह जानता था कि इस चक्र से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा, खासकर इसलिए क्योंकि वह उस गिरोह के बहुत सारे गंदे राज जानता था। इस बीच आरती को पास में ही एक दयालु दाई मां के घर कपड़े धोने और इस्त्री करने का काम मिल गया। उसने अपनी मेहनत की कमाई से थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा किए, ताकि वह आरव की जरूरतें पूरी कर सके, जो दिन ब दिन और सक्रिय और स्वस्थ होता जा रहा था। आरती हमेशा रोहन का स्वागत एक गर्म मुस्कान के साथ करती थी जब भी वह उसके कमरे पर आता था, भले ही रोहन अक्सर चेहरे पर चोट के निशान लेकर आता था। भाई साहब, कृपया लड़ना बंद कर दीजिए, हमें आपकी जरूरत है, स्वस्थ और सुरक्षित। आरती ने रोहन के माथे पर लगे घाव पर मरहम लगाते हुए फुसफुसाया। रोहन ने आरती की सच्ची आंखों में देखा। उसे लगा कि उसके दिल में, जो दुनिया के प्रति नफरत से जम गया था, कुछ पिघल रहा है। उसने महसूस किया कि अगर वह आरव और उसकी मां को एक अच्छा भविष्य देना चाहता है, तो वह हमेशा हिंसा के साए में नहीं जी सकता। लेकिन जग्गा भाई चुप नहीं बैठा। उसने अपने आदमियों को आरती के कमरे पर नजर रखने का आदेश दिया, ताकि रोहन पर दबाव बनाया जा सके और वह वापस वफादार बन जाए। रोहन ने आने वाले खतरे को भांप लिया। उसने आरती को बिना बताए कमरे के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी, ताकि वह डरे नहीं। उसने रात में सब्जी मंडी में कुली का काम करना शुरू कर दिया, एक ईमानदार काम जो बहुत थका देने वाला था, लेकिन उसकी आत्मा को शांति देता था। रोहन के शारीरिक बदलाव, जो अब दुबला लेकिन ज्यादा साफ सुथरा दिखता था, उन व्यापारियों द्वारा देखा जाने लगा जो कभी उससे डरते थे। कठोर जीवन के पीछे रोहन को वह शांति मिलने लगी थी जो उसने दशकों से एक डरावने गुंडे के रूप में कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन उसके पुराने दोस्त एक शातिर योजना बना रहे थे, ताकि रोहन को उस चीज को छीन कर गिराया जा सके जिसे वह अब सबसे ज्यादा प्यार करता था। उस रात रोहन मंडी में चावल की बोरियां ढोकर बहुत थके हुए शरीर के साथ घर लौटा, लेकिन उसके कदम तब रुक गए जब उसने देखा कि आरती के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और बरामदे की लाइट, जो आमतौर पर जलती रहती थी, अब बंद थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। एक बुरा ख्याल उसके परेशान दिमाग में आया, क्योंकि वह जानता था कि जग्गा भाई अपनी धमकियों को लेकर कभी मजाक नहीं करता।
बिखरे हुए कमरे के अंदर उसने आरती को फर्श पर बेजान बैठे हुए पाया, जो डरे हुए आरव को गले लगाए हुए थी, जो बुरी तरह रो रहा था। वे आए थे भाई साहब, उन्होंने कहा कि अगर आप वापस नहीं गए तो वे आरव को ले जाएंगे। आरती की सिसकियां फूट पड़ी। रोहन ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसके पोर सफेद हो गए। जो गुस्सा उसने अब तक दबा रखा था वह अब उसके तंग सीने में फट पड़ा। वह जानता था कि यह उस काली दुनिया की आखिरी चेतावनी थी जो उसे वापस उस घिनौने पाप के दलदल में खींचना चाहती थी। बिना कुछ कहे रोहन ने कमरे के कोने से एक लकड़ी का डंडा उठाया, लेकिन उसे आरव का मासूम चेहरा याद आया जिसे एक सच्चे रक्षक की जरूरत थी। उसने महसूस किया कि हिंसा इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। उसे जग्गा भाई का सामना एक अलग तरीके से करना था। रोहन ने आरती से दरवाजा अंदर से बंद करने और किसी के लिए भी न खोलने को कहा, सिवाय उसके गुप्त दस्तक के जो उन्होंने तय की थी। वह दृढ़ कदमों के साथ जग्गा भाई के अड्डे की ओर चल पड़ा, लड़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी आजादी पर पूरी तरह से बातचीत करने के लिए। वहां दर्जनों गुंडे हाथों में हथियार लिए इंतजार कर रहे थे, एक ऐसे गद्दार को सजा देने के लिए तैयार थे जिसने अपनी पहचान भुला दी थी। रोहन जग्गा भाई के सामने सीधा खड़ा हो गया, सरगना की आंखों में उस हिम्मत से देख रहा था जो शुद्ध प्रेम से पैदा हुई थी। मेरी सारी जमा पूंजी ले लो, मेरी बाइक ले लो, लेकिन उस औरत और बच्चे को कभी हाथ मत लगाना, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे, रोहन ने दृढ़ता से कहा। जग्गा भाई ने तिरस्कार पूर्वक हंसा, लेकिन उसने रोहन की आंखों में कुछ अलग देखा, एक ऐसी दृढ़ता जिसे हथियारों से नहीं तोड़ा जा सकता था। रोहन ने अपनी बाइक की चाबी और एटीएम कार्ड सौंप दिया। यह उसकी आखिरी संपत्ति थी जो उसने सालों की मेहनत से सड़कों पर कमाई थी। उसके लिए गरीबी उस अमीरी से कहीं ज्यादा सम्मानजनक थी जो दूसरों के दुख पर बनी हो। वह मुड़कर चला गया, अपने अतीत को उस पुराने गोदाम में छोड़कर। हालांकि वह जानता था कि ईमानदार जीवन की चुनौतियां कहीं ज्यादा कठिन होंगी। रोहन बारिश की ठंडक में पैदल घर लौटा। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस हो रहा था। उसने आरती और आरव की शांति के लिए जग्गा भाई को सब कुछ सौंप दिया था, जिसमें एक सड़क के राजा के रूप में उसका स्वाभिमान भी शामिल था। कमरे पर पहुंचकर उसने उस गुप्त संकेत से दरवाजा खटखटाया, जिसे सुनकर आरती ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। उसका चेहरा गहरी चिंता से भरा हुआ था। रोहन को बिना किसी नए घाव के सुरक्षित लौटते देख आरती कमजोर होकर बैठ गई और बार बार भगवान का शुक्रगुजार करने लगी। सब खत्म हो गया आरती, वे तुम्हें अब परेशान नहीं करेंगे, मैंने सब कुछ सही तरीके से निपटा दिया है, रोहन ने शांति से कहा। अगले दिन रोहन ने मंडी में बिना किसी शर्म के कुली के रूप में पूरा समय काम करना शुरू कर दिया। अब वह अपनी खूंखार काली चमड़े की जैकेट नहीं पहनता था, बल्कि एक साधारण मैली टी शर्ट पहनता था जो हलाल मेहनत के पसीने से भीगी हुई थी। जो व्यापारी कभी उसे देखकर कांपते थे, अब वे उसे नमस्ते करने और आराम के समय गर्म चाय पिलाने की हिम्मत करने लगे थे। आरती भी चुप नहीं रही। उसने छोटे छोटे पकौड़े बनाना शुरू कर दिया और उन्हें उस चाय की दुकान पर बेचने के लिए रख दिया जहां रोहन अक्सर काम करता था। उनकी जिंदगी बहुत ही साधारण और मुश्किलों भरी हो गई थी, लेकिन आरव की खिलखिलाती हंसी सबसे कारगर मरहम थी। रोहन ने महसूस किया कि सच्ची खुशी इस बात में नहीं है कि कितने लोग उससे सड़कों पर डरते हैं, बल्कि उस शांति में है जब वह घर लौटता है और उन लोगों की सच्ची मुस्कान देखता है जो वास्तव में उसे प्यार करते हैं। क्या वह जैसा है वैसा ही है? आरती ने उस आदमी को जिससे वह कभी डरती थी अब एक बहुत ही कोमल और जिम्मेदार रक्षक में बदलते हुए देखा। उन दोनों ने एक दूसरे को मजबूत करने का वादा किया, शहर की कठोरता का सामना ईमानदारी और अपनी मेहनत से करने का, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। लेकिन एक नई चुनौती तब आई जब मकान मालिक ने साल भर का किराया मांगा, जिसकी रकम उनके मामूली बजट के लिए काफी बड़ी थी। रोहन को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, अतिरिक्त आय की तलाश करनी पड़ी, बिना उस पाप और हिंसा से भरी सड़क पर वापस लौटे। किराए के बढ़ते बिल ने रोहन को बाजार की चिलचिलाती धूप में सामान्य से 2 गुना मेहनत करने पर मजबूर कर दिया। वह अक्सर दोपहर का खाना छोड़ देता था ताकि हर एक रुपया बचा सके और यह सुनिश्चित कर सके कि आरती और आरव के सिर पर छत बनी रहे। एक दोपहर जब वह एक किराने की दुकान के पीछे गत्ते के ढेर साफ कर रहा था, तो रोहन को एक मोटा चमड़े का बटुआ मिला जो फर्श के बीच में गिरा हुआ था।
जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें लाखों रुपये के नोटों के ढेर और उसमें मौजूद जरूरी क्रेडिट कार्ड देखकर फटी की फटी रह गईं। उसके अंदर का शैतान फुसफुसाने लगा कि यह पैसा उनके किराए का भुगतान कर सकता है और उन्हें तुरंत एक शानदार जिंदगी दे सकता है। रोहन कुछ देर चुप रहा। उसके हाथ यह सोचकर कांप रहे थे कि आरती हर दिन बिना शिकायत के दूसरों के कपड़े धोकर थक जाती है, लेकिन अचानक उसके दिमाग में घुटनों के बल चलना सीख रहे आरव का मासूम चेहरा आ गया, जिसने उसे बदलने के अपने वादे की याद दिला दी। वह उन लोगों को उस पैसे से खाना नहीं खिलाना चाहता था जो उसका हक नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि वहां कभी बरकत नहीं होगी। दृढ़ कदमों के साथ रोहन उस बटुए को बाजार के प्रबंधन कार्यालय में ले गया और उसे बिना एक पैसा लिए पूरा का पूरा सौंप दिया। पता चला कि वह बटुआ एक बड़े वितरक का था, जो अपनी खोई हुई चीज को बड़ी घबराहट के साथ ढूंढ रहा था। बटुए का मालिक बहुत भावुक हो गया और उसे यकीन नहीं हुआ कि रोहन जैसे टैटू वाले आदमी में इतनी असाधारण ईमानदारी है। धन्यवाद के रूप में उस आदमी ने रोहन को एक स्थायी नौकरी की पेशकश की, एक डिलीवरी ड्राइवर के रूप में, जिसमें वेतन कहीं ज्यादा अच्छा और सम्मानजनक था। रोहन को लगभग यकीन नहीं हुआ। उसकी ईमानदारी ने उसके लिए किस्मत का एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जो उसके काले अतीत की वसूली से कहीं बड़ा था। वह खुशी से उछलते हुए दिल के साथ घर की ओर भागा ताकि यह खुशखबरी आरती के साथ साझा कर सके, जो उसका इंतजार कर रही थी। आरती यह कहानी सुनकर खुशी से रो पड़ी, यह महसूस करते हुए कि भगवान ने वास्तव में रोहन की जिंदगी को एक बेहतर इंसान में बदल दिया है। वे कृतज्ञता के आंसुओं के साथ एक दूसरे से लिपट गए, यह महसूस करते हुए कि उनकी जिंदगी का तूफान धीरे धीरे एक खूबसूरत इंद्रधनुष में बदल रहा है। डिलीवरी ड्राइवर के रूप में नई नौकरी ने रोहन की जिंदगी में नए रंग भर दिए, जो अब तक अंधकारमय और अनिश्चितताओं से भरी थी। हर सुबह वह साफ सुथरी वर्दी में काम पर जाता, जिससे बाजार के गुंडे की छव्य जो पहले उसके साथ जुड़ी हुई थी अब मिट गई थी। आरती को भी उस आदमी में हुए बड़े बदलाव पर बहुत गर्व महसूस हुआ, जिसने उस तूफानी रात में उसकी और उसके बच्चे की जान बचाई थी। उनकी बचत धीरे धीरे जमा होने लगी। यह 1 साल का किराया चुकाने के लिए पर्याप्त था, बिना हर महीने चिंता किए। रोहन अक्सर आरव के लिए साधारण खिलौने लाता, जो अब उसे पापा कहकर बुलाने लगा था, जो दिल को छू लेने वाला था। इस पुकार ने रोहन की आंखों में लगभग आंसू ला दिए। वह जो हमेशा अकेला था, अब एक पूरा और प्यार भरा परिवार महसूस कर रहा था। लेकिन परीक्षा तब आई जब वह एक ट्रैफिक लाइट पर अपने पुराने दोस्त बाबू से मिला, जो सड़क पर गुटों की लड़ाई में बुरी तरह घायल हो गया था। रोहन कुछ पल के लिए दुविधा में पड़ गया कि क्या उसे अपने पुराने दोस्त की मदद करनी चाहिए या अपने काले अतीत से दूरी बनाए रखने के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। अंत में रोहन की अंतरात्मा की जीत हुई। उसने बाबू की मदद की और उसे अपनी जेब में बचे हुए पैसों से पास के क्लिनिक में ले गया, बिना किसी द्वेष के। यह सब छोड़ दे बाबू, यह जिंदगी बहुत छोटी है, अगर इसे सिर्फ एक दूसरे को चोट पहुंचाने में ही बिता दिया जाए, रोहन ने बहुत ही समझदारी भरे लहजे में कहा। बाबू बस चुप रहा, अपने दोस्त को देखकर, जो कभी बहुत खूंखार था, अब एक शांत और सम्मानित आदमी बन गया था। यह घटना बाबू के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई और उसने भी रोहन की तरह एक सही रास्ते पर चलने की कोशिश करने का फैसला किया। आरती, जो यह कहानी सुन रही थी, बस मुस्कुराई। वह जानती थी कि रोहन ने सिर्फ उसे नहीं बचाया था, बल्कि वह दूसरी आत्माओं को भी बचा रहा था। रोहन के अंदर की अच्छाई की रोशनी बाहर चमकने लगी। उसने उन काले धब्बों को मिटा दिया जिन्होंने इस नश्वर दुनिया में उसकी लंबी यात्रा को दागदार कर दिया था। वे अब पूरे आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर देख रहे थे। उन्हें विश्वास था कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत हमेशा मीठा फल देगी। समय बहुत तेजी से बीत गया और रोहन और आरती की जिंदगी में बड़े बदलाव लाए, जो कभी सड़कों पर बहुत अंधकारमय थी। रोहन अब उस वितरक कंपनी में गोदाम का मैनेजर बन गया था, जहां वह काम करता था, जो एक पूर्व बाजार के गुंडे के लिए एक असाधारण उपलब्धि थी। उसकी बांह पर बना टैटू अब वह एक साफ सुथरी कमीज से ढंक लेता था, लेकिन उसके दिल की हिम्मत और दृढ़ता अभी भी अपने छोटे से परिवार की रक्षा के लिए मौजूद थी। आरती ने अपने नए किराए के घर के सामने एक छोटा सा खाने का ढाबा खोल लिया था। एक साधारण लेकिन बहुत आरामदायक घर,
आरव एक बहुत ही होशियार और स्वस्थ लड़का बन गया था। वह हर शाम दरवाजे पर रोहन के लौटने का इंतजार करता था। एक बहुत ही शांत शाम को रोहन बरामदे में बैठकर आरती की बनाई कॉफी पी रहा था। सुनहरे नारंगी आसमान को देखते हुए उसे वह तूफानी रात याद आई जब उसने आरती और आरव को एक टूटे फूटे बस स्टॉप पर भीगते हुए पाया था। किसने सोचा था कि उस रात एक अजनबी को बचाने की एक सहज क्रिया उसकी अपनी आत्मा के लिए एक मोक्ष का मार्ग बन जाएगी जो लगभग मर चुकी थी। रोहन ने महसूस किया कि नायक बनने के लिए सुपर पावर की जरूरत नहीं होती, बस सच्ची सहानुभूति और प्यार होना ही काफी है। आरती पास आई और रोहन का खुरदुरा हाथ थाम लिया। एक ऐसा स्पर्श जो हजारों धन्यवाद के शब्द कह गया जो कभी खत्म नहीं होंगे। उन्होंने साबित कर दिया था कि एक बुरा अतीत एक उज्जवल और आशीर्वाद से भरे भविष्य के लिए कोई बाधा नहीं है। उनकी कहानी उस तंग गली के आसपास के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई कि हर किसी को बदलने का दूसरा मौका मिलना चाहिए। रोहन अब अपनी हिंसा के लिए डरावना गुंडा नहीं था, बल्कि अपनी असाधारण अच्छाई और ईमानदारी के लिए सम्मानित व्यक्ति था। शांतिपूर्ण आकाश के नीचे वे बिना किसी डर के साये के एक और भी सुंदर भविष्य की ओर एक साथ बढ़ चले। सच्ची खुशी आखिरकार उन्हें सादगी भरे जीवन में मिली जो हमेशा के लिए कृतज्ञता और प्रेम से भरा हुआ था।